नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जो आपके आगे आने वाली सही परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखते हैं पहला प्रश्न है आज का, 7 रथ मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया था? आपके ऑप्शन है कृष्णदेव रॉय के द्वारा, नरसिंह वर्मन के द्वारा, सोमेश्वर के द्वारा या राजेंद्र के द्वारा। तो 7 रथ मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा कराया गया था और यह आपका महाबलीपुरम में स्थित है। तो 7 रथ मंदिर आपका महाबलीपुरम में स्थित है, महाबलीपुरम में स्थित है और इसका निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा कराया गया था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। कुंडल संगम का युद्ध किन शासकों के मध्य हुआ था? आपके ऑप्शन है सिकंदर पोरस के मध्य, बाबर अब्राहम के मध्य, अकबर और हेमू के बीच में, राजेंद्र और सोमेश्वर के बीच में। तो सिकंदर और पोरस के बीच में होने वाला युद्ध जो था वह था आपका कर्री का युद्ध। ठीक है, कर्री का युद्ध। बाबर और अब्राहम के बीच में 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया था। तो आपको याद रखना है 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था जिसको बाबर के द्वारा जीत लिया गया था। अकबर और हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया और इस युद्ध को अकबर के द्वारा जीत लिया गया। तो आपको याद रखना है 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया, पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया जिसको अकबर के द्वारा जीत लिया गया और अकबर की इसमें विजय हुई। यदि बात की जाए राजेंद्र और सोमेश्वर की, तो राजेंद्र और सोमेश्वर के मध्य कुंडल संग्राम का युद्ध लड़ा गया था। यदि बात की जाए राजेंद्र की, तो राजेंद्र चोल वंश के शासक थे और सोमेश जो थे आपके चालुक्य वंश के शासक थे। ठीक है, तो सोमेश और राजेंद्र के मध्य कुंडल संग्राम का युद्ध हुआ जिसमें आपके चोल शासक राजेंद्र की जीत हुई थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र और सोमेश्वर के मध्य कुंडल संग्राम का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है आपका, वर्तिका ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? आपके ऑप्शन है पाणिनि के द्वारा, कालिदास के द्वारा, कात्यायन के द्वारा और पतंजलि के द्वारा। यदि बात की जाए पाणिनि की, तो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की गई। अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना पाणिनि के द्वारा की गई। और यदि बात की जाए कालिदास की, तो कालिदास के द्वारा मालविकाग्नि मित्रम नामक ग्रंथ की रचना की गई। तो कालिदास के द्वारा मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम नामक ग्रंथ की रचना की गई। और यदि बात की जाए कात्यायन की, तो कात्यायन के द्वारा वर्तिका ग्रंथ की रचना की गई थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कात्यायन वर्तिका ग्रंथ के रचनाकार थे। और यदि यहीं पे बात की जाए पतंजलि की, तो पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई थी। तो आपका पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई थी। तो आपको याद रखना है पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी का निर्माण किया गया, कालिदास के द्वारा मालविकाग्नि मित्रम और कात्यायन के द्वारा वर्तिका, पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना की गई है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखिए इसको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जैन ग्रंथों में सिंहसेन किस शासक को कहा गया है? आपके ऑप्शन है अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या बिंदुसार को। ठीक है, तो आपको बताना है जैन ग्रंथों में किस शासक को सिंहसेन की उपाधि दी गई है। आपके ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और बिंदुसार। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार को जैन ग्रंथों में सिंहसेन की उपाधि दी गई। बिंदुसार की और उपाधियां देखी जाए तो इनकी एक उपाधि है अमित चेटस, अमित चेटस, और इसी को अमित घात के नाम से भी जाना जाता है, अमित घात। ठीक है, तो बिंदुसार को अमित चेटस और अमित घात भी कहा जाता है। जैन ग्रंथों में से सिंहसेन भी कहा गया है। ठीक है,
यदि बात की जाए बिंदुसार की, तो बिंदुसार के राज दरबार में सीरियन नरेश एंटियोकस ने अपने एक राजदूत जिसका नाम डायमेकस था उसे भारत भेजा था। तो आपको याद रखना है सीरियन नरेश का राजदूत डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के दरबार में। ठीक है, डायमेकस। तो आपको याद रखना है डायमेकस बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। और यदि बात की जाए डायमेकस को भेजा किसने था, तो आपको याद रखना है सीरियन नरेश एंटियोकस ने। ठीक है, एंटियोकस जो सीरियन नरेश था, इसने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। आपको बस इतना याद रखना है। तो आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि जो मिस्र नरेश थे जिनका नाम फिलाडेल्फस टॉलमी था, टॉलमी द्वितीय था, इसने भी अपने एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था जिसका नाम डियानीसियस, ठीक है, जिसका नाम डियानीसियस था। तो आपको याद रखना है मिस्र नरेश फिलाडेल्फस के द्वारा बिंदुसार के दरबार में एक राजदूत भेजा गया था जिसका नाम डियानीसियस था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, लाला लाजपत राय, सचिन नाथ सान्याल या बाल गंगाधर तिलक। यदि बात की जाए बाल गंगाधर तिलक की, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गीता रहस्य की रचना की गई थी। गीता रहस्य जो लिखी गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। यदि बात की जाए सचिन नाथ सान्याल की, तो सचिन नाथ सान्याल के द्वारा वंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी गई थी जिसे क्रांतिकारियों का बाइबल भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पुस्तक है, याद रखना। ठीक है, सचिन नाथ सान्याल के द्वारा बंदी जीवन नामक पुस्तक की रचना की गई थी और इसी बंदी जीवन नामक पुस्तक को क्रांतिकारियों का बाइबल कहते हैं। ठीक है, यदि बात की जाए लाला लाजपत राय की, तो इनके द्वारा अनहैप्पी इंडिया की रचना की गई थी। अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, तो अनहैप्पी इंडिया की रचना लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस नामक पुस्तक की रचयिता विजय लक्ष्मी पंडित हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शन है गांधी के द्वारा, सरोजनी नायडू के द्वारा, सचिन नाथ सान्याल के द्वारा या बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। और यदि बात की जाए सरोजनी नायडू की, तो सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला है जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो आपको याद रखना है सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला है जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, और सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं जिनका नाम द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द वर्ड ऑफ टाइम है। तो एक पुस्तक है इनकी द गोल्डन थ्रेशोल्ड द वर्ड ऑफ टाइम और एक दूसरी पुस्तक है इनके द्वारा लिखित क्रो केबिन भी इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो आपको इनकी दो पुस्तकें याद रखना है, एक तो याद रखना है द गोल्डन थ्रेशोल्ड द वर्ड ऑफ टाइम और दूसरी आपको याद रखना है क्रो केबिन। ठीक है, तो क्रो केबिन इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है और दोनों पुस्तकें आपकी इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को आपको याद रखना है। एक पॉइंट और याद रखना है सरोजनी नायडू के बारे में, वो है आपका सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी। सरोजनी नायडू थी, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल थी आपकी सरोजनी नायडू। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, चाहे वो महिला पूछ ले आपसे चाहे पुरुष पूछे, आपका दोनों में होंगी सरोजनी नायडू। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कोलकाता विलियम फोर्ट का निर्माण किस गवर्नर के द्वारा कराया गया था? आपके ऑप्शन है डलहौजी, क्लाइव
लिनलिथगो या विलियम बेंटिक। यदि हम डलहौजी की बात करें तो डलहौजी को हड़प नीति का जनक या डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से जाना जाता है। यदि यहाँ पे हम बात करें क्लाइव की, तो क्लाइव के द्वारा कोलकाता विलियम फोर्ट का निर्माण कराया गया था। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। यदि बात की जाए लिनलिथगो की, तो लिनलिथगो के समय 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन लिनलिथगो के समय पर चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला डायनासोर जीवाश्म पार्क स्थित है। आपके ऑप्शन है कलकत्ता में स्थित है, केरल में स्थित है, गुजरात में स्थित है या उत्तराखंड में स्थित है। कोलकाता की बात की जाए तो कोलकाता में आपका टायर पार्क स्थित है। भारत का पहला टायर पार्क कोलकाता में स्थित किया गया है। और यदि बात की जाए केरल की, तो केरल में पहला मेडिकल डिवाइस पार्क स्थित है। ठीक है, तो भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क स्थित है आपका केरल में। और यदि बात की जाए गुजरात की, तो गुजरात में डायनासोर जीवाश्म पार्क स्थित है। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। और यदि बात करें हम उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है। ठीक है, तो लाइकेन पार्क आपका स्थित है उत्तराखंड में, लाइकेन पार्क। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, त्रिशूरपुरम उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो आपसे पूछा गया है कि त्रिशूरपुरम जो उत्सव है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है तमिलनाडु में, तेलंगाना में, कर्नाटक में या केरल में। यदि बात की जाए तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है आपका पोंगल, महामहम और आपका मनाया जाता है थिरुवैरू। ठीक है, बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। और यदि बात की जाए कर्नाटक की, तो कर्नाटक में उगादी, हब्बा और कंबाला। ठीक है, तो कर्नाटक का कंबाला, उगादी और हब्बा। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। त्रिशूरपुरम जो उत्सव है केरल में मनाया जाता है या केरल से संबंधित है। केरल के और भी उत्सव है जो आपको याद रखने हैं। तो आपको याद रखना है केरल का अट्टूकल पोंगल उत्सव, ओणम उत्सव और विशु उत्सव। ठीक है, तो त्रिशूरपुरम के अलावा यहाँ के उत्सव हैं अट्टूकल पोंगल, ओणम और विशु। ठीक है, इनको आपको जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, विश्व का सबसे बड़ा विष्णु भगवान का मंदिर अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है थाईलैंड में स्थित है, म्यांमार में स्थित है, कंबोडिया में स्थित है या श्रीलंका में स्थित है। तो आपको याद रखना है अंकोर वाट का जो मंदिर है कंबोडिया में स्थित है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा खामेरी शैली में कराया गया है। यदि आपसे प्रश्न बने कि अंकोर वाट का मंदिर किस शैली में बना है, तो आपको याद रखना है खामेरी शैली में। ठीक है, खामेरी शैली में। अगला प्रश्न है आपका, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की बात कही गई है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 108 में, अनुच्छेद 64 में या अनुच्छेद 76 में। तो आपको बताना है महान्यायवादी किस अनुच्छेद से संबंधित है। यदि बात की जाए अनुच्छेद 110 की, तो अनुच्छेद 110 आपका धन विधेयक से संबंधित है, धन विधेयक से संबंधित है। यदि बात की जाए अनुच्छेद 108 की, तो अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक को बुलाता है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 108 संयुक्त बैठक से संबंधित है, संयुक्त बैठक से संबंधित है। अनुच्छेद 64 की बात की जाए, तो अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि अनुच्छेद 64 जो है आपका राज्यसभा के अध्यक्ष से संबंधित है और राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति जो होंगे आपके उपराष्ट्रपति साहब होंगे।
यदि बात की जाए अनुच्छेद 76 की, तो अनुच्छेद 76 में ही बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 76 संबंधित है महान्यायवादी से। अगला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसको घोषित किया गया है? आपके ऑप्शन है शार्क को, ऑलिव रिडले कछुआ को, गंगेटिक डॉल्फिन को या पेंगुइन को। तो आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसको घोषित किया गया है और कब किया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो गंगेटिक डॉल्फिन है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, और इसे राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। ठीक है, 5 अक्टूबर 2009 को घोषित किया गया। तो आपको तारीख भी याद रखनी है और राष्ट्रीय जलीय जीव तो याद रखना ही है, आपका गंगेटिक डॉल्फिन है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है आपका, भारत के राष्ट्रगान की वर्तमान संगीतमय धुन बनाने का श्रेय किसे जाता है? आपके ऑप्शन है कैप्टन राम सिंह ठाकुर को, रविन्द्रनाथ टैगोर को, बंकिम चंद्र चटर्जी को या मुंशी प्रेमचंद को। यदि बात की जाए राष्ट्रगान के निर्माण की कि राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था, तब तो आपका राइट ऑप्शन होगा रविन्द्रनाथ टैगोर। और यदि आपसे पूछ ले वर्तमान संगीतमय धुन किसके द्वारा बनाई गई है, तो आपको याद रखना है कैप्टन राम सिंह ठाकुर। ठीक है, तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कैप्टन राम सिंह ठाकुर के द्वारा संगीतमय धुन जो वर्तमान में है राष्ट्रगान की, उसे बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका, लाल क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? आपके ऑप्शन है कपास से, अंडा और मुर्गी उत्पादन से, मांस और टमाटर उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से। कपास संबंधित है आपका रजत रेशा क्रांति से, रजत रेशा क्रांति से। और यदि बात की जाए अंडा और मुर्गी के उत्पादन की, तो अंडा और मुर्गी का उत्पादन संबंधित है आपका रजत क्रांति से। ठीक है, रजत क्रांति। यदि रजत क्रांति की बात की जाए तो अंडा और मुर्गी के उत्पादन से संबंधित होगा, और रजत रेशा क्रांति की बात की जाए तो यह आपका संबंधित होगा कपास के उत्पादन। यदि बात की जाए मांस और टमाटर के उत्पादन की, तो मांस और टमाटर का उत्पादन संबंधित होता है आपका लाल क्रांति से। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल क्रांति से संबंधित होंगे आपके मांस और टमाटर के उत्पादन। यदि बात की जाए तिलहन उत्पादन की, तो तिलहन उत्पादन होगा आपका पीली क्रांति से संबंधित। ठीक है, तो आपको याद रखना है इन सबको। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भद्रा परमाणु केंद्र किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है बिहार में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, दिल्ली में स्थित है या असम में स्थित है। तो आपका भद्रा परमाणु केंद्र जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भैया, तो अच्छे से प्रश्न को तैयार करो, जैसे कि आगे जो पेपर आ रहा है उनको अच्छे से फोड़ सको तुम लोग। ठीक है, तो बढ़िया बिंदास होकर पढ़ो, लेकिन जो भी क्वेश्चन आपके ऐसे आ रहे जो आपको याद नहीं है उनको आप रजिस्टर में लिखिए और याद करिए बढ़िया से। ठीक है, और निश्चिंत रहिए। बस अब आपको करना इतना है कि जो भी प्रश्न आपको नहीं आते हैं उनको लिख के याद कर लो, बस फिर निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, बाकी सब छोड़ दो हमारे ऊपर, हम आपके लिए अच्छे से अच्छे प्रश्न छांट के लाएंगे जो आपको पेपर में एज इट मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी किस देश को कहा जाता है? तो बताइए किस देश को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है देखो, सेशेल्स, बर्मा, श्रीलंका या चीन। तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन है फोबोस है, ग्यानीमीड है, डाइमस है या टाइटन है। फोबोस की बात की जाए तो फोबोस आपका मंगल का उपग्रह होगा। ग्यानीमीड देखा जाए तो ग्यानीमीड आपका बृहस्पति का उपग्रह है। तो आपसे पूछा जाए सभी ग्रहों में सबसे बड़ा उपग्रह किसका है, तो आपको याद रखना है बृहस्पति का, और इसका नाम ग्यानीमीड है। और यदि बात की जाए डाइमस की, तो डाइमस भी आपका मंगल का उपग्रह है। तो फोबोस और डाइमस आपके मंगल के उपग्रह होंगे, और शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह होगा वह होगा आपका टाइटन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होगा,
टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो आपको याद रखना है, गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के हापुड़ में किया जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शनों में सब में जी जोड़ लो यहाँ पे। ये आपका लॉजी, ठीक है, लॉजी, यहाँ पे भी लॉजी और ये लॉजी है ही। ठीक है, तो हिस्टोलॉजी आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है हिस्टोलॉजी, फाइकोलॉजी, हेप्टोलॉजी या ऑन्कोलॉजी। यदि बात की जाए ऑन्कोलॉजी, तो ऑन्कोलॉजी कैंसर के विज्ञान को या कैंसर के अध्ययन को बोला जाता है। ठीक है, तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोला जाएगा। यदि बात की जाए हेप्टोलॉजी की, तो हेप्टोलॉजी लीवर के अध्ययन को बोला जाता है। ठीक है, तो लीवर के अध्ययन से संबंधित होगा आपका हेप्टोलॉजी। फाइकोलॉजी की बात की जाए तो फाइकोलॉजी आपका संबंधित होगा शैवालों के अध्ययन से, शैवालों के अध्ययन से होगा आपका फाइकोलॉजी संबंधित। और बात की जाए ऊतकों के अध्ययन की, तो ऊतकों का अध्ययन किया जाता है आपका हिस्टोलॉजी में। तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाएगा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है आपका, मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी का क्या नाम है? यानी आपको बेसिकली बताना है इस प्रश्न में कि मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहां पे और किस नाम से पाई जाती है। आपका ऑप्शन है फीमर, स्टेपिस, कॉलर या टीबिया। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिस सबसे छोटी हड्डी होती है और यह कान में पाई जाती है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेपिस। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।